इंफ्रारेड बीम्स, साइक्लॉप्स, वल्कनाइज्ड रबर, प्रेशराइज्ड कोर। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा ही होता है मैं आज हम हाई टेक फ्यूचर साइंस की बात करने जा रहे हैं, लेकिन आप गलत हैं। बातें वही हैं, साइंस की, टेक्नोलॉजी की और कुछ खेल की। तो देख खेल के। एक आम दर्शक के लिए टेनिस का खेल न सिर्फ रोमांचक है, पर समझने में भी काफी आसान है। कई पॉइंट्स का एक गेम होता है, कई गेम्स का एक सेट और कई सेट्स का एक मैच। हमारे और आपके लिए पिछले 100-150 सालों से यह स्पोर्ट ऐसा ही रहा है और ऐसा ही रहेगा। मगर एक्सपर्ट्स का कहना कुछ और ही है। Well, the game has changed totally in every way, in technique. From an amateur sport, it's become a professional sport. Huge amounts of money have gone into it. There's up-to-date, tremendous promotion of the game. It's changed in technique of the players. There's been a sea change in tennis. नरेश कुमार जी का कहना बिल्कुल सही है। इस स्पोर्ट के हर पहलू में बदलाव आए हैं। Physical training is so different. Fluid to have during a match. All this was very closely monitored. The mechanics of the game has changed. Now the rackets are made of space-age materials. In short, science, technology and research. टेक्नोलॉजी ने इतना चेंज कर दिया ये खेल कि आप सोच नहीं सकते। द गेम हैज बिकम टू पावरफुल। आजकल के टेनिस को पावर टेनिस भी कहा जाता है। टेनिस रैकेट्स और उनके मटेरियल्स में चेंजेस आए हैं, जिन्होंने टेनिस के खेल को बहुत ही गहरे रूप से प्रभावित किया है। When I was made captain in 1990, I hadn't played for about 20 years. And then I tried to volley against the boys who were hitting ground shots. And I found that I never had to put any sort of effort in it. The ball bounced off the racket. आजकल के रैकेट्स ग्रेफाइट और टाइटेनियम के बने होते हैं। वुडन रैकेट्स के हेड्स और स्ट्रिंग्स छोटे होते थे, क्योंकि लंबे स्ट्रिंग्स को पकड़ के रखने की शक्ति एक लकड़ी के रैकेट में नहीं थी। मगर नए मटेरियल्स ने टेनिस के रैकेट्स को बना दिए हैं स्ट्रॉन्गर और लाइटर, और टेनिस के खेल को बना दिया है पावरफुल और एक्साइटिंग। पावरफुल और एक्साइटिंग, बदलते रैकेट्स, बदलती बॉल्स और बदलती टेक्नोलॉजी। और अब टेक्नोलॉजी का एक और चौंका देने वाला फैक्ट। क्या आप जानते हैं कि विंबलडन कितने कैमरा से शूट होकर हम दर्शकों तक पहुंचता है? सोचिए, 54, पूरे 54, और इसमें से 9 रोबोटिक हैं। फिलहाल देखते हैं कि लकड़ी से बनने वाले ये रैकेट्स अब किस चीज से बनते हैं। इन रैकेट्स के फ्रेम्स ज्यादा मजबूत होते हैं, जिसकी वजह से वो लंबे स्ट्रिंग्स को सपोर्ट कर सकते हैं। वुडन रैकेट्स के साइज छोटे होने के साथ साथ उनमें पावर की भी कमी थी। एल्यूमिनियम रैकेट्स साइज में तो बड़े हो गए, मगर पावर अभी भी कम था और वो टूट भी जाते थे। फाइबर ग्लास और ग्रेफाइट के रैकेट्स काफी पॉपुलर हुए, क्योंकि वो हल्के, मजबूत और पावरफुल भी हैं। और ऑल ग्रेफाइट रैकेट्स ने इन सब के साथ साथ बॉल से टकराने पर वाइब्रेशंस को भी कम करने का दावा किया। इस रैकेट को मोस्ट पॉपुलर किया था बियॉन बॉग ने।
जिसने 6 फ्रेंच और 5 विंबलडन जीता इस रैकेट से। और आपको पता है कि 2 मैच के बाद वो रैकेट टूट जाती थी, बिकॉज हाईली स्ट्रंग होती थी। उन्होंने ये 160 रैकेट यूज किया था एक साल में। आजकल प्लेयर्स सिंथेटिक स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। नायलॉन के मुकाबले सिंथेटिक स्ट्रिंग्स ज्यादा मजबूत होते हैं और उनकी इलास्टिसिटी ज्यादा होती है। इसके साथ साथ उनके टेक्सचर बॉल को अच्छी तरह पकड़ते भी हैं। अच्छा साइंटिस्ट बनने का सबसे बड़ा रूल, मेरा रूल नंबर 1, हर चीज को ऑब्जर्व करिए, ध्यान से देखिए। मैं भी इस बॉल को ध्यान से देख रही हूं और सोच रही हूं कि ये व्हाइट लाइन क्या है। यही तो वो सीम है जिसने इस बाहरी कपड़े को अंदर के प्रेशराइज्ड कोर से जोड़ा हुआ है और उसको जोड़ने के लिए लगी है एक गर्मा गर्म प्रेस की इस्त्री। अब समय है आपके लिए एक सवाल का। भारत के किस टेनिस खिलाड़ी ने 1996 के ओलंपिक खेल में पदक जीता था? ए. महेश भूपति, बी. लिएंडर पेज, सी. सानिया मिर्जा या डी. विजय अमृतराज? In the tennis racket, the middle of the racket where we hit the ball, basically that is the sweet spot. Whenever you hit the ball from the middle of the racket, you can have less effort and can hit the ball more deep. रैकेट का हेड जितना बड़ा होगा, उसका स्वीट स्पॉट भी उतना ही बड़ा होगा। टेनिस के खेल में स्वीट स्पॉट एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। मैच में अक्सर जीत उसी की होती है जो बॉल को स्वीट स्पॉट पर ज्यादा बार मार सकता हो, क्योंकि स्वीट स्पॉट पर लगकर बॉल गोली की तरह निकलती है और खिलाड़ी के हाथ पर बिल्कुल दर्द नहीं होता। बॉल के स्वीट स्पॉट पर लगने का मतलब है मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट। स्वीट स्पॉट की 2 व्याख्याएं हैं। एक, जब बॉल रैकेट पर लगती है तब इंपैक्ट पॉइंट से ऊपर का हिस्सा पीछे की तरफ घूमता है और नीचे का सामने की ओर। स्वीट स्पॉट एकमात्र वो स्थान है जिस पर लगकर इंपैक्ट पॉइंट के ऊपरी हिस्से का पीछे की ओर घूमना और निचले हिस्से का सामने की ओर घूमना बराबर होता है। इससे रैकेट की अधिकतम ऊर्जा बॉल को ट्रांसफर होती है। दूसरा, जब बॉल रैकेट से टकराती है, खिलाड़ी के हाथ पर फोर्सेस 2 तरफ लगते हैं। अगर बॉल स्वीट स्पॉट से अन्य स्थान पर लगे, तब ये फोर्सेस बराबर नहीं होते और खिलाड़ी के हाथ पर झटका लगता है। रैकेट के टिप पर लगने से यह झटका सामने की ओर लगता है और रैकेट के थ्रोट पर लगने पर यह फोर्स पीछे की ओर लगता है। लेकिन स्वीट स्पॉट पर लगने से ये दोनों फोर्सेस बराबर होते हैं और खिलाड़ी के हाथ पर दर्द नहीं होता। स्वीट स्पॉट के साथ साथ टेनिस रैकेट पर एक डेड स्पॉट भी होता है। When I bounce the ball here, okay, you can make out that the ball stops out there. But when in the middle, when I bounce the same ball, you can see the ball keeps on bouncing a little longer. डेड स्पॉट पर बॉल लगकर वहीं रुक जाती है। डेड स्पॉट के बारे में टेनिस प्लेयर्स के साथ साथ बिलियर्ड्स या पूल प्लेयर्स भी काफी कुछ जानते हैं। कई बार बिलियर्ड्स में एक बॉल दूसरी बॉल से टकराकर वहीं रुक जाती है। पहली बॉल अपनी पूरी एनर्जी दूसरी बॉल को ट्रांसफर कर देती है। टेनिस में जब बॉल डेड स्पॉट पर पड़ती है, तब बॉल अपनी सारी ऊर्जा रैकेट को ट्रांसफर कर देती है। इसका कारण है कि इस स्थान पर रैकेट की मात्रा या मास बॉल की मात्रा के बराबर होता है। मतलब इस स्थान पर रैकेट के बल और त्वरण का रेशियो बॉल के बल और त्वरण के रेशियो के बराबर होता है। बिलियर्ड्स बॉल्स की मात्रा बराबर होती हैं, इसलिए
जब एक दूसरे से टकराती है तब पूरी ऊर्जा ट्रांसफर कर देती है। सबसे मजेदार बात यह है कि डेड स्पॉट सर्विस के लिए सबसे अच्छी जगह है, क्योंकि सर्विस करते समय बॉल रुकी हुई होती है और रैकेट गतिशील, और रैकेट अपनी पूरी ऊर्जा बॉल को ट्रांसफर कर देती है। रैकेट के तार यानी कि स्ट्रिंग्स का खिलाड़ी काफी ध्यान रखते हैं। स्ट्रिंग्स का काम है आती हुई बॉल की ऊर्जा को अब्सॉर्ब करके उसके एक हिस्से को बॉल को वापस ट्रांसफर करे। स्ट्रिंग्स अगर लूज हों तो बॉल और रैकेट का संपर्क समय बढ़ जाता है। स्ट्रिंग्स उतनी ही ऊर्जा बॉल से खींच लेगी, इसलिए टाइट स्ट्रिंग्स पर लगकर बॉल ज्यादा गति से वापस जाती है और लूज स्ट्रिंग्स पर लगकर बॉल धीमी गति से वापस जाती है। हर खिलाड़ी को अपना खेल और कोर्ट के सरफेस को देखकर अपने स्ट्रिंग्स को कितना टाइट रखें इसका निश्चय लेना होता है। एक टेबल टेनिस रैकेट और एक लॉन टेनिस रैकेट में सबसे बड़ा फर्क होता है स्ट्रिंग्स। एक टेबल टेनिस रैकेट पे कोई स्ट्रिंग्स नहीं होते, वो एक सॉलिड स्लैब होता है, जबकि लॉन टेनिस रैकेट में स्ट्रिंग्स होते हैं। स्ट्रिंग्स सॉलिड स्लैब या जमीन के मुकाबले बॉल से कम ऊर्जा खींचते हैं। अगर एक टेनिस बॉल को 100 इंच की ऊंचाई से जमीन पर फेंके तो 6 मिलीमीटर वो पिचकेगी, और स्ट्रिंग्स पर गिरने पर सिर्फ 3 मिलीमीटर। इसलिए स्ट्रिंग्स पर गिरकर बॉल की ज्यादा ऊर्जा बरकरार रहती है और ज्यादा तेज वापस जाती है। 100 इंच टेनिस के लिए काफी इंपॉर्टेंट नंबर लगता है। क्या आप जानते हैं कि टेनिस की बॉल को भी 100 इंच का टेस्ट पास करना पड़ता है? फिलहाल देखते हैं कि टेनिस रैकेट के वजन का खेल से क्या संबंध है। साइंटिफिक संबंध देखिए। The rackets are now lighter. In our case, we used to say, okay, if you got 13 ounces or 13 and a half, it was good enough. And you chose between 13 and 14. And the real strong ones used to have 14 plus. टेनिस रैकेट के वजन का टेनिस के खेल में क्या महत्व है? बहुत। हालांकि हल्का रैकेट बहुत तेज घुमाया जा सकता है, टेनिस में इसका कोई मतलब नहीं है। टेनिस में फोर्स या वेलोसिटी से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है मोमेंटम या आवेग। आवेग का एक हिस्सा वेग पर निर्भर है, पर उतना ही मात्रा पर। इसलिए खिलाड़ी को टेनिस रैकेट का वजन सोच समझकर डिसाइड करना होता है। The most suitable racket is the one that you feel at ease wielding it. It's not a strain on you. So, I mean, weight of racket depends upon what you can wield successfully and comfortably. साइक्लॉप्स, ग्रीक माइथोलॉजी का वन आइड मॉन्स्टर। अब टेनिस में ये मॉन्स्टर तो नहीं, लेकिन साइक्लॉप्स है। साइक्लॉप्स इंफ्रारेड बीम्स का एक ऐसा सिस्टम जो बॉल के सर्विस लाइन के बाहर निकलने पर करता है बीप। तो चलिए देखते हैं कि टेनिस खिलाड़ी चैलेंजेस को कैसे फेस करते हैं। मतलब उनके खेल के दौरान काफी बाधाएं आती होंगी, तो वो साइंस की मदद लेकर इन बाधाओं को कैसे पार करते हैं। चलिए। टेनिस के खेल में खिलाड़ियों को 2 बाधाओं को पार करना होता है। पहला नेट, जिसे क्लियर करना जरूरी है। दूसरा बेस लाइन, जिसके अंदर बॉल का गिरना जरूरी है। और इन बाधाओं को पार करने के लिए टेनिस खिलाड़ियों ने विज्ञान का आश्रय लिया है। The object behind this top spin is that you go from down to up. The clearance to the net is much better.
ball is slower on the air. But the safety is there because you clear the net more, the ball is going to bounce and then go faster and it comes up higher. टॉप स्पिन करते समय खिलाड़ी बॉल को रोल करते हैं, जिससे बॉल ऊंची जाती है। बॉल एंटी क्लॉक दिशा में स्पिन करती है। इससे बॉल के ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है, जो बॉल को नीचे की तरफ पुश करता है। बॉल अचानक नीचे आकर बेस लाइन के अंदर गिरती है। When you top spin the ball, it has a tendency to come down. The second thing is you can hit it high so that you miss the net. A third of all errors made go into the net, so you're 30% ahead. A third of all go over the baseline of all errors. So with top spin, you clear the net and you come into the baseline. So you get almost a 60% advantage. हमने आपसे पूछा था कि भारत के किस टेनिस खिलाड़ी ने 1996 के ओलंपिक खेल में पदक जीता था। सही उत्तर है बी, लिएंडर पेस। तो दोस्तों, ये है टेनिस। इसमें आधुनिकता है इक्विपमेंट में, भौतिकी है खेल में, विज्ञान है तकनीक में, और उत्तेजना है खिलाड़ी और दर्शकों के चेहरे में। स्वीट स्पॉट एकमात्र वो स्थान है जिस पर लगकर इंपैक्ट पॉइंट के ऊपरी हिस्से का पीछे की ओर घूमना और निचले हिस्से का सामने की ओर घूमना बराबर होता है। इससे रैकेट की अधिकतम ऊर्जा बॉल को ट्रांसफर होती है। डेड स्पॉट पर बॉल लगकर वहीं रुक जाती है। टेनिस में जब बॉल डेड स्पॉट पर पड़ती है, तब बॉल अपनी सारी ऊर्जा रैकेट को ट्रांसफर कर देती है। इसका कारण है कि इस स्थान पर रैकेट की मात्रा या मास बॉल की मात्रा के बराबर होता है। स्ट्रिंग्स का काम है आती हुई बॉल की ऊर्जा को अब्सॉर्ब करके उसके एक हिस्से को बॉल को वापस ट्रांसफर करे। स्ट्रिंग्स अगर लूज हों तो बॉल और रैकेट का संपर्क समय बढ़ जाता है। स्ट्रिंग्स उतनी ही ऊर्जा बॉल से खींच लेगी। टेनिस में फोर्स या वेलोसिटी से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है मोमेंटम। आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छी हूं। अरे भाई, एडवर्टाइजिंग की इस दुनिया में आजकल सबको यही तो कह रहा है, तो मुझे भी कहना पड़ेगा। इनफैक्ट फूल भी कुछ इसी तरह की एडवर्टाइजिंग तो कर रहे हैं। लाल, पीले, हरे, मधुमक्खियों को अपने करीब बुला रहे हैं। जितना फूल लाल, उतनी मधुमक्खी और आकर्षित। लेकिन ये तो नहीं हो सकता। लाल मधुमक्खी, हो गई ना गड़बड़। इनफैक्ट हो गया कमाल। देखिए, कभी कभी एक बात पे बड़ी हैरानी होती है कि जो जो रंग हमारी आंखें देख सकती हैं, लाल से लेके ब्लू, इंडिगो तक, उसमें बहुत सारे आते हैं, हरे, पीले वगैरह। उन्हीं रंगों में हमारा जो वायुमंडल है वो ट्रांसपेरेंट है। एक सवाल आया था कि सुना है कि बीज अल्ट्रा वायलेट देख सकती हैं। वायलेट रंग होता है ना, उससे भी छोटी वेवलेंथ का। तो क्या उनको दुनिया ऐसे ही दिखती है? होता यह है कि जो लाइट हमें व्हाइट दिखती है, असल में 7 अलग रंगों का मिश्रण होती है। रंगों के इस मिश्रण को स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसके एक सिरे पर वायलेट और दूसरे सिरे पर रेड कलर होता है, और इन दोनों के बीच आते हैं इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज, जिसे विबग्योर भी कहते हैं। ये बात साबित हो चुकी है कि मधुमक्खी विजिबल लाइट में भी अलग रंगों को पहचान सकती है। ये एक एवोल्यूशनरी और बायोलॉजिकल एडवांटेज है। इसके अलावा वो अल्ट्रा वायलेट रेज के बहुत आगे तक भी देख सकती हैं। लेकिन स्पेक्ट्रम का लाल रंग
उन्हें काला दिखाई देता है या फिर नहीं दिखता। इसका मतलब हुआ कि जैसे जैसे वो वायलेट से रेड की तरफ जाती हैं, उनकी देखने की क्षमता कम होती जाती है। इसी वजह से वो कभी सनराइज या सनसेट की लालिमा का लुत्फ नहीं उठा सकती। इसी तरह हवा के कणों से स्कैटरिंग के पश्चात दिखने वाला आकाश का रंग जहां हमें नीला दिखता है, वहीं आकाश मधुमक्खियों को अल्ट्रा वायलेटली ब्लू दिखता है। तो हमारी ट्रैफिक लाइट हमारे लिए तो बड़ी अच्छी है, क्योंकि लाल रंग जो है बड़ी आसानी से वहाँ से निकल के बड़ी दूर चला जाता है, एब्जॉर्ब नहीं होता हवा में। पर उनके लिए अच्छी नहीं है, एब्जॉर्ब ना भी हो तो उनको दिखता नहीं बड़ा अच्छा। ये पेपर देख रहे हैं, इसे मैंने 3 हिस्सों में बांटा हुआ है, कुछ इस तरह। अब मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि इस पेपर को इसके कोनों से पकड़कर आउट एक साथ 3 हिस्सों में बांटें। मतलब अगर आप इसे खींचें तो ये दोनों पेपर्स एक साथ निकल कर बाहर आए। मेरा कहना है ये नहीं हो सकता। क्यों? देखिए, दोनों हिस्से नहीं आए। अरे भाई, ये साइंस की दुनिया है और यहाँ ऐसी ही साइंटिफिक बातें होती हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में नौजवानों के पास प्रतिभा है, उन्हें अवसर चाहिए। NIOS has been providing opportunities to youth for their development. Some of them have brought great laurels to the institute. With NIOS, many Divyang students have proved their strength. Join NIOS and make a difference. क्या आप जानते हैं, एक ऐसा शिक्षा संस्थान जो दे आपकी उम्मीदों को नई ऊंचाई। क्या आप जानते हैं, एक ऐसा शिक्षा संस्थान जो दे आपको घर बैठे जब चाहे तब एडमिशन की सुविधा। क्या आप जानते हैं, एक ऐसा शिक्षा संस्थान जो आपको दे तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका। अगर आप नहीं जानते तो NIOS। जी हाँ, NIOS मात्र एक ऐसा शिक्षा संस्थान जो दे आपके जीवन को उज्जवल भविष्य और सुगम राह। 25 लाख शिक्षार्थियों ने किया भरोसा इस शिक्षा संस्थान पर और किए आगे बढ़ने के मजबूत इरादे। जो देगा आपको घर बैठे शिक्षण सामग्री के साथ रेडियो व टेलीविजन कार्यक्रमों का सहयोग।
ऐसा सुनहरा अवसर और कहा। अब होगा सबका सपना साकार। यकीन नहीं होता अब शिक्षित होना होगा इतना आसान। हिंदुस्तान के हर कोने में नौजवानों के पास प्रतिभा है, उन्हें अवसर चाहिए। NIOS has been providing opportunities to youth for their development. Some of them have brought great laurels to the institute. With NIOS, many Divyang students have proved their strength. Join NIOS and make a difference. घर बैठे पाएं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी NIOS में एडमिशन, वो भी एकदम आसान तरीके से, जिससे शिक्षार्थियों को होगी समय और धन दोनों की बचत। NIOS से शिक्षा कभी भी कहीं भी। शिक्षार्थियों, क्या आप जानते हैं NIOS में एडमिशन लेने का सरल और सुगम तरीका, जिससे शिक्षार्थियों को ऑनलाइन प्रवेश लेने में सहूलियत मिलती है। NIOS में प्रवेश की प्रक्रिया पूर्णतया ऑनलाइन है। शिक्षार्थी घर बैठे इंटरनेट द्वारा प्रवेश के लिए सबसे पहले NIOS की वेबसाइट www.nios.ac.in पर लॉगिन करें। अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर अपना पंजीकरण करें। पंजीकरण के बाद लॉगिन करने पर ऑनलाइन प्रवेश हेतु आवेदन पत्र खुलेगा। आवेदन पत्र को निर्देशानुसार भरें और प्रिंट आउट लें। इस प्रिंट आउट पर अपनी फोटो संलग्न करें। ऑनलाइन प्रवेश के लिए शुल्क हेतु भुगतान के तरीके हैं: क्रेडिट कार्ड के द्वारा, डेबिट कार्ड के द्वारा, राष्ट्रीयकृत बैंक के ड्राफ्ट के माध्यम से, जो कि सचिव NIOS नई दिल्ली या नोएडा के पक्ष में देय हो। भरे हुए आवेदन पत्र के साथ साथ डिमांड ड्राफ्ट और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज हैं: जन्म रजिस्ट्रार के जिला कार्यालय से जारी जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, पिछले विद्यालय से प्राप्त विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र, जिसमें आवेदक की जन्म तिथि लिखी हो। प्रवेश फॉर्म का प्रिंट आउट NIOS के संबद्ध क्षेत्रीय केंद्रों पर 10 दिनों में पहुंच जाना चाहिए, अन्यथा उचित दस्तावेज न लगे होने पर आवेदन फॉर्म रद्द किया जा सकता है। प्रवेश प्रक्रिया की पुष्टि होने के बाद शिक्षार्थियों को परिचय पत्र व अध्ययन सामग्री डाक द्वारा तुरंत पहुंचाई जाती है। ऑनलाइन प्रवेश एक बहुत ही सुगम और सुविधाजनक प्रवेश प्रणाली है। ऑनलाइन ऑन टाइम फॉर सेफ एंड सिक्योर एडमिशन।